हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आज की इस वीडियो में हम कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडीशन स्टेटमेंट्स को समझने से पहले हमें बूलियन वेरिएबल्स को समझना होगा। तो बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं? बूलियन वेरिएबल्स में ट्रू और फॉल्स ये दोनों बूलियन वेरिएबल्स में इंक्लूडेड हैं। समटाइम्स ज़ीरो को और वन को और ज़ीरो को भी हम लोग बूलियन वेरिएबल्स में कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। लेकिन फॉल्स और ट्रू बेसिकली ये दो बूलियन वेरिएबल्स हैं, और ये कंडीशन स्टेटमेंट्स ये टोटली बूलियन वेरिएबल्स पर ही डिपेंड कर लेते हैं। तो बूलियन वेरिएबल्स हम लोग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू ट्रू। ये मैंने एक बूलियन वेरिएबल क्रिएट कर लिया। इसमें x की जो वैल्यू है, इसमें एक ट्रू बूलियन वेरिएबल स्टोर हो रहा है, और मैं लिख रहा हूँ 5, इसमें लिखता हूँ फॉल्स। तो यहाँ मैंने एक y वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, जिसमें मैंने एक बुलियन वेरिएबल स्टोर किया है जिसकी वैल्यू है फॉल्स। इसके अलावा जो है हम बुलियन वेरिएबल्स कंपैरिजन स्टेटमेंट्स के थ्रू भी ले आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये जो लेस है, ग्रेटर है या फिर इक्वल टू है, इन तीनों, ये जो तीनों बेसिक इनको कहा जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहा जाता है। इनके थ्रू भी हम लोग बुलियन वेरिएबल्स ला सकते हैं। अब मैं अगर आपको कहूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ वेरिएबल जिसमें लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10 लिख लेता हूँ, और मैं यहाँ क्रिएट स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ कि भाई x जो है 10 से लेस है। तो चूँकि यहाँ x की वैल्यू x में मैंने 10 स्टोर किया है और 10 से लेस नहीं है, तो इसकी जो है आंसर इसकी फॉल्स आ जाएगी। तो ये यहाँ देखिए, हम कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू हम लोग देखा कि इस कंडीशन की जो वैल्यू है वो फॉल्स आ रही है। अगर मैं यहाँ लिखूँ इसको इक्वल्स टू, इट मीन्स यहाँ अभी ट्रू क्योंकि x की वैल्यू जो है ये 10 है, तो यहाँ ये ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अब देखें ट्रू आ रही है। तो आप याद रखें, जहाँ यहाँ जो एक इक्वल लगाएंगे, ये असाइनमेंट के लिए होता है। आप किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तब हम लोग एक इक्वल लगाएंगे। अगर हम लोग दो इक्वल लगाएंगे, इट मीन्स कि यहाँ हम इसके राइट हैंड साइड पर फॉर एग्जांपल ये x है और ये y है, इट मीन्स कि हम x को y के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो आप याद रखें कि एक इक्वल जो है असाइनमेंट के लिए होती है, और दो इक्वल जो हैं कंपैरिजन के लिए होते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था वो लेस देन, अब इसका ग्रेटर देन भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ लिखूँ x इज इक्वल टू 10, मैं लिखूँ x इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ क्योंकि x की वैल्यू 10 है, वो ग्रेटर देन है 2 से, तो इट मीन्स कि यहाँ वैल्यू क्या, वेरिएबल कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। तो ये बेसिकली इस तरह ये हो सकता है। इक्वल का मैंने आपको पहले बता दिया। तो अभी हम लोग सीखते हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंडीशन स्टेटमेंट में ये है कि कंडीशन स्टेटमेंट में अमूमन इफ़ और एल्स आ जाते हैं। तो इनमें इफ़ में ये है कि आप जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ट्रू होगा, उसके बाद इस ब्लॉक में एलिमेंट्स स्टेटमेंट जो है प्रिंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहता हूँ इफ़ ट्रू प्रिंट दिस इज फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ क्योंकि इफ़ के बाद मैंने आपको बताया कि इफ़ जो है कंडीशन से डिपेंड कर लेते हैं यहाँ कौन सा वेरिएबल आ रहा है। अगर यहाँ ट्रू वेरिएबल आ रहा है, फिर क्या होगा? इफ़ के ब्लॉक में जो भी वैल्यू, जो भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। अभी अगर मैं इसको चेक कर लूँ तो देखिए यहाँ लिख रहा है फर्स्ट सेंटेंस। अभी अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ फॉल्स में, तो अभी यहाँ कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि देखें इट्स एम्प्टी। यहाँ असल में जहाँ इफ़ जो है डिपेंड कर लेता है, यहाँ जो कंडीशन जो चीज़ आपको एक्सिक्यूट करना है वो डिपेंड कर लेता है कि इफ़ के बाद कौन सा बुलियन वेरिएबल आ रहा है। अगर फॉल्स आ रहा है तो ये प्रिंट नहीं होगा, अगर ट्रू आ रहा है तो ये होगा। अब फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह हो सकता है कि
लेट्स सपोज एक वेबसाइट है जहाँ एज रेस्ट्रिक्शन के बेस पर रजिस्ट्रेशन होती है वेबसाइट पर। अगर आप कहते हैं कि एक यूज़र की अगर एज 18 से लेस है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एज 18, अगर फॉर 18 से लेस है तो आप इस यूज़र को उस वेबसाइट से रेस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर एज 18 से बड़ा है आप उसको रेस्ट्रिक्ट ना करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एज, अब एज इसको मैं एज कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एज अगर छोटा है 18 से, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, यू आर एलिजिबल फॉर दिस साइट। अब देखें एज की वैल्यू हम लोगों ने 18 रखा है और यहाँ एज की वैल्यू 18 से लेस कंडीशन के लिए कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ कुछ भी एक्सिक्यूट ना होगा। देखें यहाँ कुछ भी एक्सिक्यूट नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ इसको 18 से लेस करके 17 कर लूँ तो यहाँ देख यू आर एलिजिबल फॉर दिस, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस साइट। लेकिन अब अगर ये कंडीशन फॉर एग्जांपल ये 19 हो गई तो यहाँ कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो प्रैक्टिकल ये इनअप्रोप्रिएट लगेगा। तो इसके अलावा जो कंडीशन अगर आया उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा कीवर्ड लिखते हैं एल्स, जो कि इसी कंडीशंस के ऊपर कंडीशंस के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर यू आर एलिजिबल फॉर दिस साइट। अब देखिए अब एज की वैल्यू 19 है, ये स्टेटमेंट इस कंडीशन में फॉल्स होगी। तो जब ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट कंडीशन होगी या स्टेटमेंट होगी वो इस ब्लॉक में एक्सिक्यूट होगा। अब देखें यू आर एलिजिबल फॉर दिस साइट, और अगर मैं इसको 18 से लेस कर लूँ तो ये कहेगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस साइट। तो इफ़ और एल्स जो कंडीशन से डिपेंड कर लेते हैं। इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट ट्रू जो बूलियन कौन सा बूलियन वेरिएबल आएगा, ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो ये इस पोर्शन को ब्लॉक कहते हैं, जिसमें कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट्स आएंगे वो उनको ब्लॉक कहा जाता है। और वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये इफ़ में जो ब्लॉक है वो ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो इंडेंटेशंस होते हैं। देखें आप, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो यहाँ से शुरू नहीं हो रही बल्कि यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये इसी के ब्लॉक में होगी। तो यहाँ जब ट्रू होगा या फॉल्स होगा फिर उसी डिपेंड कर लेता है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फिर वो स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा। तो यहाँ ये तो सिर्फ एफ है और एल से। अभी इस तरह कंडीशन हो सकती है कि आप 3-4 या उससे ज़्यादा आपको कंडीशंस को टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ एज ग्रुप्स को, डिफरेंट पीपल को एज ग्रुप्स में मुझे डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एज मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और लिखता हूँ 12। मैं कहता हूँ भाई अगर एज 12 से छोटा हुआ तो हम इस इन को कहेंगे कि आप फॉर एग्जांपल 2 से, मैं ऐसे कहता हूँ यू आर ए बेबी। और इसके अलावा अगर और कंडीशन हुआ, और भी कंडीशन हो सकते हैं ऑब्वियसली। एज अगर 19 से लेस हुआ तो हम इसे कहेंगे 16 चिल्ड्रन। और इसके अलावा अगर कोई कंडीशन हमें लिखना है तो हम लिखेंगे एज इज लेस देन 39, you are a young adult।
और इसके अलावा एज इज़ ग्रेटर देन 60, हम लिखेंगे यहाँ यू आर ए सीनियर, या फिर इसको इस तरह लिखिए ओल्ड सीनियर लिखें, सीनियर। तो अब यहाँ देखें, अब एज की वैल्यू, जो भी वैल्यू रखेंगे, अगर इन कंडीशन जो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फिर उसी कंडीशन में उसी ब्लॉक में जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट होगी। फॉर एग्जांपल अभी देखें यहाँ जिससे मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करके देखूँ, यू आर ए चिल्ड्रन। अब देखें यू आर ए चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। इन सब में से ये ट्रू हो रही है, तो यहाँ यू आर ए चिल्ड्रन आ रहा है। अगर मैं इसको लिखूँ 1, तो यहाँ क्या होगी, यू आर ए बेबी आ रहा है। अभी अगर मैं इसको यहाँ कर लूँ 38, यू आर ए यंग एडल्ट, ये वाला वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ कर लूँ सपोज 63, यू आर ए सीनियर। तो ये हम इसी तरह हम इस तरह इफ़, और यहाँ बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, ये बेसिकली एल्स इफ़ है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एल इफ़ लिखते हैं। तो आप इसी तरह आप मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो। एक इसके अगेंस्ट आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर लेते हो, और जो ट्रू हुआ तो आप उसी ब्लॉक के अंदर जो भी आप एक्सिक्यूट करना है वो आप कर सकते हो। और हम इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स को जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम इनसाइड फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ्रॉम 1 to 30 इवन नंबर्स को सेपरेट आउट करना है, तो इसके लिए हम इनसाइड फॉर लूप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर लूप क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर आई इन रेंज 30 फर्स्ट 30 वैल्यूज़ जो हैं इनमें मुझे इंटीजर वैल्यूज़ को इवन वैल्यूज़ को निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इफ़ आई परसेंटेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रिमाइंडर के लिए। अगर जो भी वैल्यूज़ हो इस आई रेंज में फ्रॉम 1 to 30 जो भी वैल्यूज़ हो, उनका अगर रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद उनका अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया, इट मीन्स कि वो एक इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है। तो मैं ये लिख लेता हूँ, मैं यहाँ आई लिख लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ, वहाँ आपको समझ आ जाएगा जल्दी से। प्लस इवन, मैं यहाँ स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये आई की वैल्यू एक इंटीजर है, और हम एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इंटीजर को फर्स्ट में इसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद इसके साथ कंकैटिनेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एल्स प्रिंट, इस तरह यहाँ भी मैं कर लूँ क्योंकि यहाँ भी नंबर्स हैं, प्लस तो अब यहाँ क्या होगा कि जिन भी आई को डिवाइड करने के 2 से डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर अगर 0 आ गया वो इवन नंबर्स होंगे, और अगर 0 ना आया तो वो ऑड नंबर्स होंगे। तो मैं अगर इसको मैं प्रिंट कर लूँ तो देखिए, इसको थोड़ा स्पेस दे दूँ तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब देखें 0 एक इवन नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, और 3 एक ऑड नंबर। तो हम इस तरह देखें, हम यहाँ इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। और इफ़ और एल्स इफ के और भी यूजेज है, जिस तरह में अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं ये लिख जाना चाहता हूँ कि एक इसमें इस लिस्ट में कोई एलिमेंट है या नहीं है। तो मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल
क्योंकि इसमें अगर एलिमेंट्स ना होंगे तो ये फॉल्स कंडीशन देगा, और इसमें अगर वैल्यूज होंगे तो ये ट्रू कंडीशन देगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ इफ़ आइटम, अगर मैं इफ़ लिखने के बाद लिस्ट का नाम लिख लूँ, यहाँ अब क्या क्या करेगा कि अगर इसमें वैल्यूज हैं, आइटम्स हैं, तो यहाँ ट्रू होगी, अगर यहाँ आइटम्स नहीं है तो फॉल्स होगी। क्योंकि यहाँ अभी आइटम्स नहीं है तो ये फॉल्स है। और अगर मैं इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहूँ, मैं लिखना चाहूँ लिस्ट इज एम्प्टी, और फॉर एग्जांपल मैं इसको, अगर इसमें एलिमेंट्स हैं तो एल्स इफ नॉट आइटम, फॉर एग्जांपल यहाँ नॉट एम्प्टी लिखना चाहिए था। लिस्ट इज एम्प्टी। अब यहाँ क्या होगा, अगर आइटम जो ये आइटम लिस्ट है, इसमें अगर कोई भी आइटम या इसमें एलिमेंट्स ना होंगे तो क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि नॉट आइटम, नॉट क्या कर देता है, यहाँ अगर वैल्यू ट्रू आ गया तो इसको नॉट, इसको फॉल्स करेगा, और अगर फॉल्स तो इसको ट्रू कर लेगा। क्योंकि यहाँ कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो क्या करेगा, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अब अगर इसको मैं प्रिंट करके देख लें तो देखें लिस्ट इज़ एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी। अगर इसमें अगर कुछ मैं वैल्यू ऐड कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 ऐड कर लेता हूँ, अब आइटम क्योंकि इसमें वैल्यूज है तो यहाँ क्या होगी, ट्रू होगी। एम्प्टी मीन्स फॉल्स, एंड अगर कोई इसमें एलिमेंट होगा तो ट्रू होगा। क्योंकि इफ़ तब एक्सिक्यूट होगा अगर इसके सामने कोई ट्रू वैल्यू होगी। अब यहाँ ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट करेगा। अब देखें लिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी। अब इसका एक यूजेज इफ़ और एल्स इफ का एक यूजेज इस तरह भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है जिसमें मैं मुझे पर्टिकुलर आइटम्स पर ऑपरेशन करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ नेम्स लिखता हूँ, नेम्स लिख लेता हूँ, और यहाँ कुछ लोगों के नाम लिखता हूँ, जिस तरह इमरान में लिख लेता हूँ, एडम लिख लेता हूँ मैं, एल्बर्ट और रमज़ान और कैरोलिना, और एक और नाम में लिख लेता हूँ रॉबर्ट। अब फॉर एग्जांपल इनमें से जो 1 2 3 4 5 6 जो है 6 आइटम्स हैं, इसमें 4 आइटम्स जो हैं पुराने ग्रुप के मेंबर्स हैं, और ये जो न्यू एलिमेंट्स हैं वो नए हैं। और फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इन दोनों के लिए स्टेटमेंट्स अगर मुझे प्रिंट करने हैं तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं फॉर लूप में लिख लूँगा फॉर नेम इन नेम्स, क्योंकि मैं इस लिस्ट पर ऑपरेशन कर रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ इफ़ नेम इक्वल्स टू कैरोलिना, मैं इसको मैं ग्रीटिंग देना चाहूँगा कि भाई यू आर वेलकम टू दिस ग्रुप। और इसके अलावा जो जितने भी आइटम्स हैं मैं उनको जस्ट एक सिंपल ग्रीटिंग देना चाहूँगा कि टेल्स आई होप you are feeling I hope you are getting around this group। क्योंकि ये पुराने ग्रुप है, मैं इनको कह रहा हूँ कि आप इस ग्रुप में अच्छी तरह से फिट हो रहे हैं। तो देखें अब देखें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसमें एक और भी लिख लूँ नेम
प्लस। अब देखें इमरान, आई होप यू आर गेटिंग अराउंड दिस ग्रुप। वो ये जो पुराने एलिमेंट्स हैं, पुराने यूज़र्स हैं, उनके लिए एक सिंपल ग्रीटिंग है, आई होप यू आर गेटिंग अराउंड दिस ग्रुप। लेकिन जो कैरोलिना एक नया वो है मेंबर है, तो इसके लिए मैं क्या, यू आर वेलकम टू दिस ग्रुप। तो हम इस तरह इसको फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि मैंने यहाँ एक ही कंडीशन दिया है, इसके लिए चेक हो रहा है, तो इन दोनों के लिए चेक करने के लिए एक तरीका इस तरह आ सकता है कि मैं लिखूँ एल इफ नेम। अच्छा, इसमें ये काम नहीं करेगा। इसमें ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन दो एलिमेंट्स के लिए मैं करना चाहूँगा, तो मैं क्या कहूँगा, एंड नेम आई होप दिस वर्क्स। या हम नहीं करेगा। अच्छा, इस तरह हो सकता है, इसको कर दूँ इफ नेम, क्योंकि मैं इन दोनों के लिए चेक कर बता रहा हूँ, तो लिखूँगा नेम प्लस यू आर वेलकम टू दिस ग्रुप। लेट्स टेस्ट इट। I hope you are getting around. Something is wrong. आप देखें, ये यूज़र्स जो पुराने यूज़र्स हैं, इनके लिए सिंपल ग्रीटिंग था, आई होप यू आर गेटिंग अराउंड। लेकिन जो न्यू यूज़र्स जिस तरह कैरोलिना है और रॉबर्ट है, इन दोनों के लिए क्या कह रहे हैं, यू आर वेलकम टू दिस ग्रुप। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस, सो आई हैव टू। एनी हाउ, तो हम इस तरह इन वैल्यूज़ को इफ़ और एल्स इफ़ को चेक कर सकते हैं। और एक और भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी दो लिस्ट हैं जिनमें मुझे चेक करना है कि एक आइटम दो लिस्ट में मौजूद है या दोनों में लिस्ट में मौजूद है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ लिस्ट 1, इसमें कुछ नाम लिखता हूँ, इस तरह सज्जाद, रमज़ान, इमरान, और लिख लेता हूँ एडम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ एल्बर्ट और जूलिया, और दूसरा लिख लेता हूँ लिस्ट 2। दोबारा इस नाम को लिखूँगा, और इसका मैं पर्पज़ आपको बाद में बता दूँगा। मैं यहाँ लिखूँगा तारिक, ज़ाहिर, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँ कैरो, रायना, और जेनिफर। अभी मुझे देखना है कि मुझे ये बताना है, अगर एक नेम अगर दोनों लिस्ट में मौजूद है, इसके लिए मुझे अलग स्टेटमेंट प्रिंट करना है, और अगर इसमें नहीं है तो उसके लिए अलग प्रिंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ इफ़, क्योंकि मुझे इस एलिमेंट को, लेट सपोज यस, मुझे इस एलिमेंट को चेक करना है, मैं लिखता हूँ सज्जाद अभी इसमें इस एलिमेंट में चेक करना है कि मुझे इसमें
सज्जाद है या नहीं, तो इसके लिए मैं लिखूँगा इफ़, और ये जो स्ट्रिंग मुझे चेक करना है उसका नाम लिखूँगा और इन लिखूँगा। उसके बाद जिस लिस्ट में मुझे चेक करना है मुझे इस लिस्ट में चेक करूँगा, लिस्ट 1 it is available in this list, or else it is not available in this list। अब इसको मैं अगर टेस्ट कर लूँ, देखिए इट इज़ अवेलेबल इन दिस लिस्ट, अभी ये जो है इस लिस्ट में अवेलेबल है। अभी अगर इसको मैं चेंज करके कुछ और लिख लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखूँ मैं तारिक, क्योंकि तारिक सेकंड लिस्ट में है, फर्स्ट लिस्ट में नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ कि ये एलिमेंट इसमें है या नहीं है। तो अब अगर ये एलिमेंट इसमें होगा तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, अगर ये एलिमेंट ये नेम अगर इसमें ना होगा तो इसको इस स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कर लेगा। तो लेट्स सी, देखिए इट इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस लिस्ट। अभी फॉर एग्जांपल अभी तो मैं एक ही लिस्ट में चेक कर रहा हूँ, अगर मुझे 2 लिस्ट में चेक करना हो तो मैं क्या करूँगा, इफ़ तारिक इन लिस्ट 1, ये इसको ब्रैकेट में बंद करके लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दोनों लिस्ट का, तो मुझे प्रिंट करना है कि नेम this name is available in both lists, or it is not available in both, it is only available in one list। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं चेक कर लूँ, देखिए दिस नेम इज अवेलेबल इन बोथ लिस्ट, गड़बड़ हो गई। अच्छा, इसको इस तरह नहीं लिखनी चाहिए, इसको इस तरह रैप करना है। अभी मैं यहाँ अगर एंड जो है डिपेंड कर लेता है, अगर दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू आ गए, ये साइड भी ट्रू आ गया, ये साइड भी ट्रू आ गया, तो ओवरऑल ट्रू आएगा। अगर ये साइड फॉल्स हो गया आ गया और ये साइड ट्रू आ गया तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। और इस तरह भी कंडीशन हो सकता है कि अगर यहाँ भी फॉल्स आ जाए और यहाँ भी फॉल्स आ जाए तो उस केस में भी फॉल्स आ जाता है। अब देखिए इसका कंडीशन, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन वन लिस्ट। अब देखिए इसमें ये कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो तारिक नेम है इसको हम इसमें भी फाइंड कर रहे हैं और इसमें भी फाइंड कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि अगर इसमें भी हुआ और इसमें भी हुआ, हमें ये क्या करना है कि दिस नेम इज़ अवेलेबल इन बोथ लिस्ट, और अगर बोथ लिस्ट में ना हुआ, ये फॉल्स हुआ क्योंकि एक में है और एक में नहीं है, तो यहाँ ओवरऑल इसकी रिज़ल्ट क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इस ब्लॉक को एक्सिक्यूट नहीं करेगा बल्कि एल्स वाले ब्लॉक को एक्सिक्यूट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ तारिक की जगह में लिखूँ सज्जाद, क्योंकि ये नेम जो है दोनों उसमें अवेलेबल है, तो देखिए ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। देखिए दिस नेम इज़ अवेलेबल इन बोथ लिस्ट। तो हम इस तरह इफ़ और एल्स कंडीशंस को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ मैंने बता दिया, एल्स बता दिया, इफ़ और इफ़ एल्स का चेन में बता दिया मैं आपको
कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो इसके डिफरेंट पर्पजेज़ हैं। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। थैंक यू।